बॉर्डर फिल्म का एक गीत है। हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह बंदूकें क्यों बोते हैं, जब दोनों की ही गलियों में कुछ भूखे बच्चे रोते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं MS स्वामीनाथन, जो हमारे किसान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के मसीहा कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम आत्मनिर्भर हैं, अपना भी पेट भर रहे हैं और दूसरे देशों का भी पेट भरने की क्षमता रखते हैं। MS स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई 28 सितंबर को। उनको मेरी ओर से पूर्ण श्रद्धांजलि। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसान हैं या आप किसान नहीं भी हैं तो भी आपको MS स्वामीनाथन के प्रति सम्मान क्यों रखना चाहिए, क्यों उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर वो नहीं होते तो आज हम भूखे होते, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो विदेशों को खाना खिला सकता है, तो उसका श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत भारत में हरित क्रांति हुई और हमारे खेतों में अनाज, गेहूं और चावल खूब पैदा होने लगा। तो मैं आपको MS स्वामीनाथन के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा, इनकी उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो। MS स्वामीनाथन का जो जन्म है वो हुआ था 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणाम। कुंभकोणाम ये स्थान का नाम है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु यानी वर्तमान तमिलनाडु के कुंभकोणाम में 7 अगस्त 1925 का MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु अभी 28 सितंबर को हो गई 2023। ये क्यों चर्चा में है और क्यों चर्चा में रहने भी चाहिए, क्यों हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका श्रेय जाता है जिस बात के लिए मैं आपको वो आगे बताने वाला हूँ। 1943 में भारत में जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों को भगाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध कर रहा था, तो 1993 में, उसी समय 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। अकाल मतलब पानी नहीं बरस रहा था, तो खाने की दिक्कत हो गई थी। मतलब चावल नहीं था, गेहूं नहीं था, कोई भी अनाज नहीं था। बंगाल में करोड़ों लोग भूख से तड़प तड़प कर मरे थे। भयानक अकाल 1943 में था। इस अकाल को देखने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य ही कहेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं गए होते तो शायद ये चमत्कार नहीं होता। ये गए वहाँ पर। उस समय ये केरल में यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, नवयुवक थे। जब वहाँ गए, हृदय इनका द्रवित हो गया। वहाँ देखे कि लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, खाने के लिए मर रहे हैं, कपड़ा तो दूर, खाने के लिए भी भोजन नहीं है। इतना भयानक अकाल पड़ा है। वहीं से इनका मन इतना विचलित हुआ और वहीं से इन्होंने प्रण किया कि मैं इस भुखमरी को भारत से मिटा दूंगा। मतलब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इतना अनाज पैदा होगा कि भारत के लोगों को कम से कम खाने के लिए होगा। ये दृढ़ संकल्प लेकर के वो वहां से आते हैं और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी समय फिर इन्होंने ठान लिया था कि हमको आज़ादी से मतलब नहीं है, सच्ची आज़ादी इनको भूख से निजात दिलाना है। अंग्रेज चले भी जाएंगे तब भी पैदा उतना ही होगा जितना इस समय हो रहा है। तो पैदावार कैसे बढ़े, यानी कैसे भोजन की व्यवस्था हो, गरीबी से मुक्ति ही इनकी सबसे बड़ी आज़ादी थी। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग न लेकर के इस आंदोलन में भाग लिए, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण था। शायद 1947 में ही ये दिल्ली चले गए पढ़ाई करने के लिए। साइटोजेनेटिक्स में इन्होंने PG किया, यानी स्नातकोत्तर PG की डिग्री धारण किया। और 1947 में जब दिल्ली गए थे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में इन्होंने दाखिला लिया था। 1949 में इनको डिग्री प्राप्त हुई। यानी कुल मिला के ये कृषि में अनुसंधान करना चाह रहे थे, कृषि वैज्ञानिक बनना चाह रहे थे, क्योंकि बिना उसके काम होने वाला नहीं था। 1960 के दशक में, मतलब हमारा देश जब आज़ाद हो गया था, संविधान लागू हो गया था, पुनर्वास की बड़ी समस्या थी। उस समय भी हमारे देश में भुखमरी थी, खाने के लिए भोजन नहीं था। 1960 के दशक में ही इनकी मुलाकात एक विश्व स्तर के जो सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे उस समय, जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलाग नाम था उनका, नॉर्मन ई बोरलाग।
इनको बाद में कृषि के क्षेत्र में यानी कि शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। हरित क्रांति के ये विश्व स्तर के जनक थे। ये अमेरिका के थे, यूएसए अमेरिका के थे, और मैक्सिको में ये रिसर्च कर रहे थे कि वहाँ की गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। उनसे इन्होंने मुलाकात किया। कौन? हमारे एमएस स्वामीनाथन ने नॉर्मन ई बोरलॉग से मुलाकात किया, जो कि उस सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। इनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमारे देश में आइए और हमारे यहाँ की मिट्टी का अनुसंधान कीजिए, मिट्टी को देखिए और किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल बोई जाए और कौन सी फसल हो सकती है, इस पर आप बताइए। बड़ा रिक्वेस्ट करने का पहले इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो आपने बीज बनाई है, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, वो बीज हमको दे दीजिए। इन्होंने कहा जब तक हम आपकी मिट्टी नहीं देखेंगे आपके देश की, तब तक हम नहीं दे सकते, क्योंकि कोई मतलब है नहीं। तो ये आए भारत और 1963 में जो है पूरे भारत का लगभग भ्रमण किया, खासकर उत्तर भारत का इन्होंने भ्रमण किया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले बेल्ट में। और वहाँ इन्होंने भ्रमण करके ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें गेहूं अच्छे से पैदा हो सकता है। हालांकि गेहूं पैदा हो रहा था लेकिन पैदावार बहुत कम थी। जिस पर वो रिसर्च कर रहे थे नॉर्मन ई बोरलॉग, मैक्सिकन गेहूं पर, उसका बीज के लिए वो उपयोगी इनको लगा। इसलिए इन्होंने क्या काम किया, उस क्षेत्र के इन्होंने 4 स्थानों को चुना। 4 स्थान, वो 4 स्थान कौन कौन थे? वो 4 स्थान थे पंतनगर, पंतनगर एक था पूसा, एक था कानपुर और एक था लुधियाना। ठीक, ये 4 स्थान पंजाब के, पंतनगर, पूसा, कानपुर और लुधियाना। यहाँ पर इन्होंने कुछ खेतों में अपने गेहूं को बोया, जो इन्होंने बनाया था, मतलब संकर प्रजाति की रिसर्च जिस पर कर रहे थे। और वो गेहूं था 100 kg, यानी गेहूं का बीज था 100 kg, सिर्फ 100 kg ही इन जगह पर लगाए। अच्छी पैदा हुई। और फिर बाद में मतलब दिल्ली में भी एक स्थान है जौंती गांव है, दिल्ली में है, वहां भी ये गेहूं लगाया गया और बड़ा अच्छा इसका परिणाम निकला। यानी पहले जो गेहूं बोए जाते थे वो बहुत कम उनकी पैदावार थी, लेकिन इन्होंने जो गेहूं बोया, मैक्सिको गेहूं, उसकी पैदावार जस्ट डबल हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ तक कि 1967 में जब भारतीय गेहूं बोया गया था, यानी भारत में जो गेहूं पैदा होता था, वो जब गेहूं बोया गया था इन स्थानों पर, तो उतना अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन 1968 में जब यही गेहूं बोया गया तो उतनी अच्छी मतलब बारिश भी नहीं हुई थी, फिर भी यहाँ से लगभग 50 लाख टन ज़्यादा पैदा हुआ था, 50 लाख टन ज़्यादा। यहाँ कहते हैं कि 1.2 करोड़ टन था और यहाँ पर 1.70 करोड़ टन गेहूं पैदा हो गया था पूरे भारत में, जहाँ जितना भी गेहूं पैदा होता था। तो 1967 में अच्छी बारिश होने के बावजूद भी 1.2 करोड़ टन था। लेकिन 1968 में जब ये वाले लोग प्रयोग किए गए तो 1.70 करोड़ यानी कि 50 लाख टन गेहूं ज़्यादा पैदा हुआ। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनको बड़ा प्रसन्नता हुई और एमएस स्वामीनाथन को बहुत सम्मानित किया और इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब ये गेहूं बोए गए तो ये परिणाम ये हुआ कि 1 हेक्टेयर में लगभग 4.5 टन, ये प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है। हेक्टेयर आप जानते हैं 10,000 वर्ग मीटर, अपने यहाँ यूपी में लगभग 4 बीघे के आसपास होता है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम। 1 हेक्टेयर में 4.5 टन गेहूँ, 1 टन में 10 कुंटल, यानी कि 10 चौक 40, 5 45 कुंटल गेहूँ। तो 1 बीघे में लमसम कितना, 10 से 11 कुंटल के आसपास पैदा हुआ, जस्ट डबल। बड़ा चमत्कार हुआ। और अगले 25 वर्ष में ही गेहूं चावल इतना पैदा होने लगा कि भारत 1980 के दशक में आत्मनिर्भर हो गया। जहां खाने के लिए लाले थे, जनसंख्या भी कम थी, लेकिन 24-25 वर्ष में यानी कि 60 से लेकर के 80-85 के बीच में जनसंख्या भी कितनी बढ़ी, बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या बढ़ी, 50 करोड़ है ना। लेकिन खाद्यान्न भी इतना बढ़ गया कि भारत के लोग आत्मनिर्भर हो गए। मतलब जितने भारत के लोग हैं उतने लोगों को खाने के लिए भरपूर भोजन होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। भारत आत्मनिर्भर बन गया हरित क्रांति के कारण। इसका नाम दिया गया हरित क्रांति।
यानी हमारे खेतों में एक हरित क्रांति हो गई, यानी क्रांतिकारी बदलाव हो गया। इतना बदलाव एकाएक किसी क्षेत्र में नहीं हुआ था। जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाता है, सकारात्मक परिवर्तन, तो उसे क्रांति का नाम दिया जाता है। तो चूंकि हमारे उत्पादन में, गेहूं और चावल के उत्पादन में खासकर इतनी वृद्धि हो गई कि किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसीलिए इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। और MS स्वामीनाथन को कई पुरस्कार दिए गए। भारत के हरित क्रांति के ये जनक कहे गए MS स्वामीनाथन। विश्व स्तर के नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन, जिनका देहावसान अभी 28 सितंबर को हो गया। MS स्वामीनाथन को कई पुरस्कार दिए गए, जैसे कि पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से, पद्मश्री से, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया, और कृषि खाद्य संगठन जो विश्व स्तर का संगठन है उसका पुरस्कार दिया गया, और एक बोरलॉग पुरस्कार शुरू किया गया था वो भी इनको दिया गया। तो इनको सम्मान दिया गया, काफ़ी सम्मान दिया गया। और अच्छी बात यह है कि हमारे देश में ये बहुत लंबे समय तक अपनी सेवा भी दे पाए, लगभग 98 वर्ष की उम्र तक। तो MS स्वामीनाथन जो तमिलनाडु के हैं, भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे, जिनके वजह से हमारे देश में हरित क्रांति आई और भारत आत्मनिर्भर बन गया। और आत्मनिर्भर ही नहीं, आज इतना पैदा होता है कि वाकई में भारत दूसरे देशों को खिला सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी देन MS स्वामीनाथन है। इसलिए हर भारतीय को, हर किसान को इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो 28 सितंबर को इनका देहावसान हो गया। मैं एक बार इनको अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और फिर से अगर नया जन्म ले तो भारत में जो आज समस्याएं बनी हुई हैं उन समस्याओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कोई काम करे, ऐसी उम्मीद है। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी इनके प्रति सम्मान व्यक्त करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।